नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होना यहाँ पे। और डियर फ्रेंड, जैसा आप सब जानते हैं कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल यूपी SSC पेट एग्जाम 2025। और डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है हमारा हिस्ट्री का सेशन है, ओके। और आप सबको पता है कि हिस्ट्री में हम कंटिन्यूटी सारे सेशन यहाँ पे लगातार चैप्टर वाइज कर रहे हैं, ओके। और इसमें भी हमारे काफ़ी बहुत ही बेहतरीन थ्योरी रहती है एंड लास्ट में हमारे MCQ भी हम डिस्कस करते हैं। क्लियर? सो यहाँ पे देखो, आज की जो यहाँ पे हमारी क्लास है वो थ्योरी भी होगी एंड लास्ट में 30 क्वेश्चन भी है। मराठा ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, ये हम करने वाले हैं। ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं यहाँ पे जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ये है यहाँ पर आपका प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ओके। बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे ये हमारी थ्योरी होगी जो कि बिल्कुल एकदम बहुत ही गजब की थ्योरी रहने वाली है। एंड लास्ट में हम MCQ भी यहाँ पे फॉलो करेंगे, ओके। सो इस बीच आपके लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है और ये है कि अगर आपको बिल्कुल फ्री में, देखो, अगर बिल्कुल फ्री में PDF चाहिए तो भैया क्या करना है, ये हमारा WhatsApp नंबर है यहाँ पे 7505890761, ओके। आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगी। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर सेशन है। देन आप क्या करते हैं, इस वीडियो को 1 या फिर 2 बार वॉच कर सकते हैं, ओके। क्योंकि बार बार हम एक बार वीडियो को वॉच कर लेते हैं, बार हम वीडियो वॉच नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऐसे ठीक हमारा टाइम वेस्ट होता है। अब हम अभ्यास कैसे करेंगे भैया? क्या आप इतनी चीज़ें लिखने बैठेंगे? अरे भाई, आप अब इतनी चीज़ें नोट करेंगे, लिखेंगे या अपनी प्रिपरेशन करेंगे? तो आपको लिखना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे PDF लो, फ्री में मिल रही है भाई, मौके का फ़ायदा उठाओ, और क्या चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे पढ़िए, प्रिपरेशन बेस्ट करिए। और सबसे जो मेन पॉइंट्स है वो ये है कि आपको अपनी तैयारी करनी है बेस्ट, बस मेहनत करनी है जी जान तोड़, बिल्कुल, ओके। चलो अब हम यहाँ पे देखते हैं मराठा साम्राज्य के बारे में और सभी सीक्वेंस वाइज हम डिस्कस करेंगे बेस्ट तरीके से। कोई भी यहाँ पे इशूज क्रिएट नहीं होना चाहिए, नहीं आपको नहीं हमको। सो चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे। देखो फ्रेंड्स, मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी थे। कौन थे? मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे यहाँ पे शिवाजी। क्या बात है, मेरा नाम भी शिवानी है और यहाँ पे शिवाजी, वाह। चलो इनके जन्म की बात करते हैं। 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग में हुआ था। इनके पिता का नाम था शहाजी भोसले और माता का नाम था जीजाबाई, ओके। अब यहाँ पर देखो कैसे कैसे किस तरह से और किस माध्यम से आपके क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बनता है हमारा कि मराठा साम्राज्य, इसके संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पे शिवाजी थे। चलो इनके जन्म की बात कर लेते हैं। इनका जन्म कब होता है भैया? तो 6 अप्रैल 1627 में इनका जन्म होता है। कहाँ पर होता है? शिवनेर दुर्ग में होता है। अच्छा, इनकी फादर का नाम था यहाँ पे शहाजी भोसले। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और थोड़ा और डीपली पूछे तो मदर का नेम भी पूछा जा सकता है। तो भैया यहाँ पे जीजाबाई है, तो याद रखें, ओके। चलो नेक्स्ट, अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत शिवाजी ने सबसे पहले बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। यहीं पर 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया और शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। अच्छा, अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत शिवाजी ने सबसे पहले बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। तो यहाँ से इस तरह क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पर शिवाजी ने सबसे पहले किस पहाड़ी किले पर अधिकार किया था? तो बीजापुर के तोरण पर। या फिर इस तरह क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पहले बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किसने किया था? तो ये किया था शिवाजी ने अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत, ओके। इस तरह क्वेश्चन बनेंगे। फिर यहाँ पे बनेगा क्वेश्चन 1656 ईस्वी में शिवाजी ने अपनी राजधानी किसे बनाया? तो ये बनाया रायगढ़ को। रायगढ़ को अपनी राजधानी किसने बनाया? तो ये बना शिवाजी को। किसी भी तरह से देख लो, हर एक पॉइंट से क्वेश्चन ही बनते हैं। अच्छा, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ में हुआ था? रायगढ़ में हुआ था। यहीं पर इसने अपनी राजधानी बनाई थी। चलो, हर एक पॉइंट से क्वेश्चन बनेगा। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी भैया? औरंगजेब ने। तो शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी? यहाँ पे औरंगजेब ने दी। अच्छा, गोरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक शिवाजी को माना जाता है। तो गोरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक किसे माना जाता है? यहाँ पे शिवाजी को माना जाता है। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था। तो शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? जैसे हमारे यहाँ पे अब जो प्राइम मिनिस्टर है उन्हें प्रधानमंत्री कहते हैं, हम प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं उनको, ठीक है। तब उस समय शिवाजी का जब प्रशासन था, शासनकाल था इनका, उस समय यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को ये क्या कहते थे? पेशवा कहते थे। शिवाजी के अष्ट प्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था उसे सुमंत कहा जाता था,
और शिवाजी के अष्ट प्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था उन्हें वो क्या कहते थे, सुमंत कहते थे। तो सुमंत किसे कहा जाता था, जो कि शिवाजी के अष्ट प्रधान की कार्यों की देखरेख करता था, उनके सदस्यों की। ओके, उन्हें क्या कहते थे, वो सुमंत कहते थे। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट, पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में मुगल साम्राज्य के सेनापति राजपूत शासक महाराज जय सिंह और शिवाजी के मध्य में संपन्न हुई। तो पुरंदर की संधि कब हुई, पहले क्वेश्चन यही बनता है फर्स्ट। यहाँ पे पुरंदर की संधि हुई 1665 में, क्लियर है। ओके, फिर यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि पुरंदर की संधि जो हुई आपके यहाँ पे, इसके सेनापति राजपूत शासक महाराज कौन कौन थे, किन किन के बीच संपन्न हुई। तो जय सिंह और शिवाजी के मध्य यह यहाँ पे आपकी संपन्न हुई पुरंदर की संधि। शिवाजी ने मुगलों से पुरंदर की संधि द्वारा किलों को भी हस्तांतरित किया था। तो शिवाजी ने मुगलों से पुरंदर की संधि के साथ साथ में किलों को भी हस्तांतरित किया था। ओके, ये पॉइंट्स भी याद रखें, काफ़ी बेहतरीन सारे हमारे पॉइंट्स रहते हैं, एकदम मस्त। ओके, चलो अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या फिर मुर्दा पकड़कर लाने के लिए अफजल खां को भेजा था। तो भाई बीजापुर के सुल्तान ने कब, तो टाइमिंग दी हुई है 1659 में, शिवाजी को जिंदा या फिर मुर्दा पकड़कर लाने के लिए किसने भेजा था, अफजल खां ने भेजा था। किसे, सुल्तान। तो बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी को जिंदा या फिर मुर्दा पकड़कर लाने के लिए अफजल खां को भेजा था। अफजल खां को भेजा था किसने, बीजापुर के सुल्तान ने, कि भाई तुम्हें शिवाजी को जिंदा या फिर मुर्दा पकड़ के लेके आना है मेरे सामने। जैसा पिक्चर्स वगैरह देखते हैं, फिल्में देखते हैं, तो उसमें भैया कहते हैं ना कि अगर विलेन होता है, हीरो होता है, तो हीरो विलेन को कहते हैं उसे पकड़ के लेके आओ मेरे सामने, जिंदा है फिर मुर्दा लेके आओ। और विलेन हीरो को कहता है कि भैया पूरी टीम भेज देता है, सेना वेना जो भी रखी हुई है उसने अपनी गनमन के साथ में, कि उन्हें लेके आओ जल्दी यहाँ पे, ठीक है, मेरे पास में उपस्थित करो जल्दी तुरंत। ओके, यही इनका कहना है। शिवाजी को औरंगजेब ने, देखो शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 में आगरा के जयपुर भवन में कैद कर लिया, जहां से वे 16 अगस्त 1666 ईस्वी में भाग निकले। फिर भैया शिवाजी को औरंगजेब ने, किसने, औरंगजेब ने 1616 में कहां पर इन्होंने कैद किया था, तो आगरा के जयपुर भवन में इन्होंने कैद किया था, जहां से वे फिर 16 अगस्त 1666 ईस्वी में भाग निकले। तो ये पॉइंट्स भी आप याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट फिर बात करते हैं 1674 में शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। मात्र 53 वर्ष की आयु में थे उस समय। 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी की डेथ हो जाती है। तो भैया शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि कब धारण की थी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट यहाँ से आपका कंसेप्ट बनता है कि शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि कब धारण की थी। बेहतरीन यहाँ पे आपका ये एक कंसेप्ट है, और ये की थी इन्होंने 1674 में। और कितने वर्ष के थे ये उस समय, 53 वर्ष के थे, 53 ईयर के थे। ओके, और भैया फिर 3 अप्रैल 1680 में इनकी डेथ हो जाती है शिवाजी की। ओके, शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये आपका कंसेप्ट है, याद रखें। शिवाजी के जो मंत्रिमंडल है इन्हें क्या कहा जाता था भैया, अष्टप्रधान इन्हें कहा जाता था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो स्क्रीन पर, अष्टप्रधान में पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सम्मान का होता था। शिवाजी को तोपे अंग्रेजों ने प्रदान की थी। संत तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। तो अष्टप्रधान में पेशवा का पद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। मैंने कहा था ना अष्टप्रधान, यहाँ पे इसमें पेशवा का पद, अष्टप्रधान में पेशवा का पद सबसे इंपॉर्टेंट था। क्यों, पेशवा भैया किसे मानते थे, जो आज हमारे टाइम में प्रधानमंत्री होते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उसे शिवाजी के शासनकाल में पेशवा कहा जाता था। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस और इन्हें सम्मान देते थे जो पेशवा होते थे इनके अष्टप्रधान में। यहीं पे शिवाजी को तोपे अंग्रेजों ने प्रदान की थी। शिवाजी को तोपे किसने प्रदान की थी, अंग्रेजों ने प्रदान की थी। और संत तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। यहीं पे शिवाजी की डेथ के बाद में उत्तराधिकार के लिए राजा राम और संभाजी के बीच में क्या होती है, लड़ाई होती है। तो शिवाजी की जब डेथ हो जाती है उसके बाद में उत्तराधिकार, अब भैया क्या होता है ना कि अभी तो ये थे शासन पे, फिर ये सोचते हैं कि अब मुझे बैठना चाहिए। सबको क्या था ना उस समय, बस गद्दी हड़पनी है और कुछ नहीं, शासन करना है, राज करना है, बस गद्दी हड़पनी है, राज करना है, पैसा ही पैसा और कुछ नहीं। ओके, पैसे के चक्कर में, शासन करने के चक्कर में अपने फादर की डेथ कर देते, अपने पुत्र की डेथ कर देते थे, अपने भाई को मार देते थे। इस तरह का जो है यहाँ पे पहले ये आपका सब कुछ चलता था। तो राजा
राजाराम और संभाजी के बीच में काफ़ी लड़ाई हुई कि अब उनकी तो डेथ हो गई, अब भैया शासन हम ही करेंगे और क्या, ठीक है। फिर शिवाजी का उत्तराधिकार कौन था? संभाजी था। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन थे? संभाजी थे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपका बनता है। फिर है 1689 को मुगल सेनापति मरखरब खां ने संगमेश्वर में छिपे हुए संभाजी को गिरफ्तार कर लिया और उसकी हत्या कर दी। तो इसकी हत्या किसने की? इसकी हत्या मुगल सेनापति थे यहाँ पे मरखरब खां। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि संभाजी को गिरफ्तार किया और उसकी हत्या फिर आपकी किसने की? तो यहाँ पे जो शिवाजी का उत्तराधिकार होता है संभाजी खां, यहाँ पर मुगल के सेनापति होते हैं मरखरब खां, ओके। और यहाँ पे संगमेश्वर में छिपे हुए संभाजी को, संभाजी कहाँ पे छिपे होते हैं? संगमेश्वर में छिपे होते हैं और ये फिर इसे गिरफ्तार करते हैं मरखरब खां और फिर भैया इनकी डेथ कर देते हैं। संभाजी की हत्या औरंगजेब के शासनकाल में की गई थी और जब इनकी डेथ होती है उस समय किसका शासनकाल था? औरंगजेब का। तो ये एक हिस्ट्री ऐसी है ना, माइंड का ना बिल्कुल दही बना देती है। ये नहीं पता चलता किसके शासनकाल में क्या किसका नहीं। अरे भैया आप खुद ही सोच के बताओ, आप बताइए आपकी डेथ ऑफ बर्थ क्या है? अरे भाई हमें नहीं पता, अपनी खुद की तो हमें डेथ ऑफ बर्थ नहीं पता जो रियल हमारी है। कभी कभी ऐसा होता है डॉक्यूमेंट्स में हमारी गलत भी लिखी रहती है, आगे पीछे इस तरह हो जाती है, लेकिन जो रियल होती है बहुत कम। एक्चुअली पता तो होता ही है, लेकिन फिर भी किसी को आप पूछ के देखो नहीं भी पता होता रियली में, ठीक है, कब हुआ, किस समय और क्या टाइम था। लेकिन इनकी चीज़ें सारी हमें याद करनी होती है। क्यों? क्योंकि भैया जॉब लेनी है तो इन्हें तो याद करना ही होगा, है ना, रट्टा तोता बनना ही होगा। और अगर नहीं करना है तो फिर देखो वहाँ पे रोएंगे बैठ के एग्जाम में। फिर संभाजी के बाद में 1689 में राजा राम को नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया। फिर संभाजी के बाद में भाई किसको? राजा राम को नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया 1689 में। ये जो यहाँ पे डेट दी हुई है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा ये डेट वगैरह ही आपकी पूछी जाती है। राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी फिर सतारा को बनाया। तो राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया? सतारा को बनाया। राजा राम मुगलों से संघर्ष करता हुआ 2 मार्च 1700 में मारा गया। फिर भैया राजा राम ये मुगलों से लड़ाई कर रहा था, युद्ध कर रहा था। फिर क्या बात हुई? फिर 2 मार्च 1700 में बस ये भी गई। ओके, चलो अब देखते हैं कौन आता है। राजा राम की जैसे डेथ होती है, इसके बाद में उसकी विधवा पत्नी कौन? ताराबाई अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी सेकंड, देखो सेकंड है, शिवाजी सेकंड का राज्याभिषेक करवाकर मराठा साम्राज्य की संरक्षिका बनती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मराठा साम्राज्य की संरक्षिका कौन बनती है? तो ये बनती है ताराबाई। और शिवाजी सेकंड, ये शिवाजी द्वितीय किसके पुत्र थे? ये थे यहाँ पे ताराबाई के पुत्र। ताराबाई किसकी पत्नी थी? राजा राम की पत्नी थी। तो इस तरह कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व ताराबाई के हाथों में था। तो औरंगजेब की जैसे डेथ होती है उसके समय मराठा का सारा नेतृत्व ताराबाई के हाथ में था। अब भैया इनके जो है यहाँ पे हस्बैंड भी गए, है ना, अब कौन बची? वाइफ बची। अब बस और क्या है, इनको ही देखना है। अब फिर अपने बेटे को बना देगी और क्या, यही चलता था इन लोगों का। चलो फिर 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद में संभाजी के पुत्र साहू, जो कि औरंगजेब के कब्जे में था, वह भोपाल के निकट के मुगल सितिर से वापस महाराष्ट्र आया। तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाजी के पुत्र साहू, जो कि औरंगजेब के कब्जे में था, वह भोपाल के निकट के मुगल शितिर से वापस कहाँ पे आया? महाराष्ट्र आया। और फिर इसके बाद साहू और ताराबाई के बीच में 1707 में खेड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें साहू विजय हुआ। अब देखो भैया इन्होंने लेडी को भी नहीं छोड़ा, इसके साथ में भी युद्ध, इनसे ये शासन छीनना था। और क्या क्या छीनना था भैया? इनसे शासन छीनना था, इसलिए लड़ाई कर रहे हैं निरंतर। तो साहू और ताराबाई के बीच में युद्ध हुआ 1707 में और भैया खेड़ा का युद्ध हुआ। तो यहाँ से सिर्फ क्वेश्चन बनता है खेड़ा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? तो पहला क्वेश्चन बनेगा साहू और ताराबाई के, दूसरा क्वेश्चन बनेगा साहू और तारा के बीच में कब युद्ध हुआ? 1707 में हुआ। साहू और ताराबाई के बीच में 1707 में कौन सा युद्ध हुआ? खेड़ा का युद्ध हुआ। साहू एवं ताराबाई के बीच में जो यहाँ पे खेड़े का युद्ध हुआ था, इसमें जो है कौन पराजित हुए थे और कौन विजय हुए थे? तो पराजित तो हुई थी ताराबाई और विजय हुए थे साहू। देखो कितने सारे लाइन, एक छोटी सी लाइन है, अटपटा सा लगता है सुनने में भी, छोटी सी लाइन है, क्वेश्चन घुमा फिरा के इतने बना दिए कि क्या ही पूछे, अगला बंदा चकरा जाएगा। इसके बाद साहू ने सतारा में अपना राज्याभिषेक करवाया।
इसके बाद में साहू ने कहाँ पे, सतारा में अपना क्या करवाया, राज्याभिषेक करवाया। साहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा प्रधानमंत्री बनाया। फिर साहू ने किसे भैया, बालाजी विश्वनाथ को अपना प्रधानमंत्री बनाया। फिर मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है। इसके बाद में पेशवा बाजीराव प्रथम हुए। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम ही था। तो यहाँ से देखो कैसे कैसे और किस किस माध्यम से आपके क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्रिएट होता है, साहू ने अपना राज्याभिषेक कहाँ पे कराया, सतारा में। सेकंड क्वेश्चन बनता है, साहू ने किसको अपना प्रधानमंत्री यानी कि पेशवा बना, तो बालाजी विश्वनाथ को। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है, बालाजी विश्वनाथ को। इसके बाद में पेशवा कौन हुए, बाजीराव प्रथम। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था, बाजीराव प्रथम। इस तरह से आपके सारे यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट, बाजीराव प्रथम के बालाजी बाजीराव अगला पेशवा बना। तो बाजीराव प्रथम के बालाजी जो बाजीराव है अगला पेशवा बनते हैं। बालाजी बाजीराव के समय में ही पानीपत का तीसरा युद्ध होता है 1761 में, जिसमें मराठों की हार हुई और अहमद शाह अब्दाली की जीत होती है। यहीं पे काशीराज पंडित ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था। तो यहाँ से इस तरह क्वेश्चन बनता है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं किसने देखा था, तो वो देखा था काशीराज पंडित ने। किसने देखा था, बढ़िया, काफ़ी क्या बात है, सोचने वाली बात है कि भैया खुद अपनी आंखों से, नग्न आंखों से देख रहे हैं एकदम लड़ाई, ठीक है। पानीपत की तीसरी युद्ध, पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था ये काशीराज पंडित ने स्वयं इसे देखा था अपनी नग्न आंखों से। चलिए नेक्स्ट, अंतिम पेशवा बाजीराव सेकंड होते हैं, जो अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना था। मराठों के पतन में सबसे ज़्यादा योगदान इसी का था। यह सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार भी था। तो अंतिम पेशवा कौन होता है, बाजीराव सेकंड होता है, और अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना था, जो कि मराठों के पतन में सबसे ज़्यादा योगदान इसी का था। और यह सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार भी था। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे देखो। फिर प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1782 में अंग्रेजों और मराठों के बीच में हुआ, जिसमें मराठों की विजय हुई। यह युद्ध सालबाई संधि के साथ में खत्म हुआ। तो यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनता है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस किस के बीच हुआ, अंग्रेजों और मराठों के बीच में हुआ। कब हुआ, 1782 में हुआ, जिसमें मराठों की विजय होती है और भैया अंग्रेजों की हार होती है। अब युद्ध हो रहा है दो बंदों के बीच में, तो भाई एक विजय होगा और एक यहाँ पे हारेगा, ये तो चलता ही है, ठीक है। फिर यहाँ पे सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1803 से 1805 के मध्य में, जिसमें अंग्रेजों को विजय प्राप्त हुई, अब मराठों की हार हो गई। तो पहला जो यहाँ पे युद्ध होता है, यहाँ पे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1782 में। तो इसमें क्या होता है, इसमें तो भैया मराठों की जीत होती है और अंग्रेजों की हार होती है। सेकंड जो यहाँ पे आंग्ल मराठा युद्ध होता है, इसमें अंग्रेजों की तो विजय होती है और मराठों की हार होती है, दोनों अपोजिट हो गए। चलिए, उन्होंने कहा कि अब की बार नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। फिर थर्ड यहाँ पे आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1817 और 1819 के मध्य, जिसमें कि अंग्रेजों की जीत होती है और मराठों की हार होती है। इस युद्ध में मराठों की तरफ से पेशवा बाजीराव नेतृत्व कर रहे थे, परंतु उनकी अंग्रेजों के सामने न चल पाई और उन्हें अंग्रेजों ने 8 लाख की वार्षिक पेंशन पर कानून के निकट बिठूर भेज दिया। यहीं पे 1818 में पेशवा के वंशानुगत पद को भी समाप्त कर दिया। तो देखो कैसे किस तरह सारी चीज़ें एकदम सीक्वेंस वाइज है, तो पढ़ने में भी हमें काफ़ी इंटरेस्ट तो इसी वजह से आता है कि सारी चीज़ें इतनी बढ़िया सीक्वेंस वाइज किस तरह से यहाँ पे फिट हो जाती है। तो इसके लिए बहुत मेहनत लगती है, और इसके लिए बहुत मेहनत लगती है तो आपको भैया थोड़ा हमें भी यहाँ पे हमारी मेहनत का फल देना चाहिए। ओके, सो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आप कंटिन्यूटी करते रहना, क्योंकि जिससे कि हम भी मोटिवेट होते हैं। आप जितना ज़्यादा हमें सपोर्ट करते हैं उतनी ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन कराने का हमारा मन होता है कि और ज़्यादा मेहनत करें, और ज़्यादा मेहनत करें। और जब हमें कुछ फल नहीं मिलता फिर हमारा भी मन टूट जाता है। ओके, लेकिन चलो कोई बात नहीं, जैसा आपका मन है वो ठीक है। सबसे ज़्यादा भाई हमारा तो यही कहना है कि बस आप अपना एग्ज़ाम क्लियर करो, यही हमारी गॉड से प्रार्थना है। चलिए नेक्स्ट है,
अब पढ़ते हैं ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से सबसे पहले पुर्तगालियों ने भारत में प्रवेश किया, उसके बाद डच आए और फिर अंग्रेज भारत आए और अंग्रेजों के बाद फ्रांसीसियों ने भारत में प्रवेश किया। तो यहाँ से देखो किस किस तरह क्वेश्चन बनता है। ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, तो भारत में व्यापार करने के उद्देश्य सबसे पहले जब भारत में व्यापार करने आए तो सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली आए। सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली आए। पुर्तगाली के बाद में डच आते हैं। कौन आते हैं? डच आते हैं। इनके बाद में कौन आते हैं? अंग्रेज आते हैं भारत में व्यापार करने के लिए। ओके, इनके बाद में कौन आते हैं भैया? फिर आते हैं फ्रांसीसी। तो यहाँ से इस तरह भी क्वेश्चन बनता है कि भारत में सबसे पहले व्यापार करने के लिए कौन आते हैं? पुर्तगाली आते हैं। फिर इस तरह भी बनता है कि भारत में सबसे बाद में व्यापार करने के लिए कौन आते हैं? फ्रांसीसी आते हैं। या फिर इनका सीक्वेंस भी पूछ लिया जाता है, भारत में सबसे पहले और मिडल, सेकंड, थर्ड और फोर्थ आपका व्यापार करने कौन कौन आए, कब कब? तो पहले पुर्तगाली आते हैं, फिर डच आते हैं, फिर यहाँ पे आपके अंग्रेज आते हैं, फिर फ्रांसीसी आते हैं। ओके, तो ये आप याद रखें। नेक्स्ट देखो, पुर्तगाल। सबसे पहले पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा 1498 में कालीकट बंदरगाह पहुंचा। यहाँ कालीकट के ज़मोरिन शासक ने उसका स्वागत किया। भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज भी वास्को डी गामा ने ही की थी। तो अगर पूछे भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी। किसने की थी? वास्को डी गामा ने। सबसे पहले पुर्तगाली यात्री होते हैं वास्को डी गामा, जो कि 1498 में कालीकट बंदरगाह पहुँचे। कहाँ पे पहुँचे भैया? कालीकट बंदरगाह पहुँचे। यहाँ पे कालीकट के ज़मोरिन शासक ने उसका काफ़ी वेलकम किया। अच्छा, और भारत और यूरोप के बीच में समुद्री मार्ग की खोज भी वास्को डी गामा ने ही की थी। तो किन किन देशों के बीच में? भारत और यूरोप के बीच में समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने ही की थी। यहाँ से इस तरह भी आपका क्वेश्चन बनता है। ये सारे पॉइंट्स आप याद रखें। ओके, चलिए नेक्स्ट है, पुर्तगालियों ने सबसे पहले अपनी व्यापारिक कोठी कोचीन में लगाई थी। पुर्तगाली अल्बुकर्क ने गोवा को जीता था और भारत की आज़ादी के बाद में गोवा पर पुर्तगालियों का शासन था। गोवा को आज़ादी 1961 में मिली थी। यहाँ से भी काफ़ी बेहतरीन आपका क्वेश्चन बनता है। तो पुर्तगालियों ने सबसे पहले अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ पे खोली? पहला तो ये क्वेश्चन बनता है कि जो भैया पुर्तगाली भारत में व्यापार करने के लिए आए, तो पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहले अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ पे खोली? कोचीन में लगाई थी। और पुर्तगाली अल्बुकर्क ने गोवा को जीता था। तो गोवा को किसने जीता था? वो पुर्तगाली था, अल्बुकर्क। फिर यहाँ से बनता है भारत की आज़ादी के बाद भी गोवा पर किसने शासन किया? पुर्तगालियों ने किया। और गोवा को आज़ादी कब मिली? पुर्तगालियों से 1961 में मिली। सबसे पहले जो पुर्तगाली भारत में कहाँ पर आए? वो गोवा राज्य में ही आए आपके। काफ़ी वहाँ पर उन्होंने शासन किया, ठीक है, व्यापार किया। नेक्स्ट, एक मिनट, चलिए। पुर्तगालियों ने गोवा के साथ में दमन और दीव को भी जीत लिया था। पुर्तगाली के बाद में डच लोग भारत आते हैं। तो पुर्तगाली ने गोवा के साथ साथ में दमन और दीव क्या है? ये दमन और दीव क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है आपके, यूटी है। ओके, इनको भी इन्होंने जीत लिया। फिर इसके बाद में डच लोग भारत आते हैं। डच, सबसे पहला डच कार्नेलिस हर्ट्समान भारत आया था। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनता है यहाँ से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहले कौन सा डच भारत आया था? यहाँ पे कार्नेलिस हर्ट्समान आया था। इन डचों ने मसूलीपट्टनम में पहली व्यापारिक कोठी लगाई थी। उन्होंने कहाँ पे लगाई थी? पुर्तगालियों ने कोचीन में, और डचों ने कहाँ पे लगाई? मसूलीपट्टनम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे फैक्ट्स यहाँ आपको याद रखने हैं। डचों के बाद में अंग्रेजों ने भारत में प्रवेश किया। क्या बात है। अब पुर्तगाली आते हैं, फिर डच आते हैं, फिर यहाँ पर भैया अंग्रेज कहते हैं कि हम कैसे पीछे रह जाएंगे, हम भी तुम्हारे पीछे आ रहे हैं, हम तुम्हारे पीछे ही खड़े हैं, ठीक है। तो भैया एकदम जैसे ही डच यहाँ से गए, अंग्रेज तुरंत यहाँ पे पधार गए। क्या बात है, देखो क्या है इतिहास, इसलिए तो पढ़ने में काफ़ी मजा आता है। आप पढ़ते हैं हम अंग्रेज। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? विलियम हॉकिंस था। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, लास्ट में सारे एमसीक्यू भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो भारत आने वाला जो प्रथम अंग्रेज था वो कौन था? विलियम हॉकिंस था। यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन बनते हैं। और यह जहांगीर के दरबार में 1608 में भारत आया। तो भैया विलियम हॉकिंस ये भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज था, और यह किसके दरबार में भारत आया और कब आया? तो जहांगीर के दरबार में यह भारत आते हैं, और कब आते हैं? 1608 में आते हैं। यहीं पे अंग्रेजों ने पूर्व में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में लगाई थी और पश्चिम में सूरत में लगाई थी। अब बात आती है फ्रांसीसी
फ्रांसीसी की। अब भैया भारत आने वाला प्रथम गवर्नर कौन था? फ्रांसीसी डुप्ले था। तो सारे क्वेश्चन याद रखने। पुर्तगाली में सबसे पहले कौन आया था, फिर आपका डच उसमें कौन आया था, फिर अंग्रेज इसमें कौन आया है, फ्रांसीसी इसमें कौन आया है, उन्होंने अपनी कोठी कहाँ पे लगाई, कहाँ पे नहीं लगाई, व्यापार करने के लिए कहाँ पे अपना डेरा डाला। अब ये तो नहीं कि ऐसे ही यूं ही बिना किसी क्षेत्र में, बिना किसी स्थान पर टिकाऊ होके और ऐसे ही वो जो है व्यापार कर लेंगे, कहीं ना कहीं तो रहेंगे ही। ओके, तो यहीं पे ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है और इसके लिए आपको पीडीएफ लेनी होगी तभी याद रह पाएगा, वरना एक बार वीडियो देखने से नहीं याद होने वाला। कड़वा है, सच्चे बता रही हूँ। फ्रांसीसियों ने प्रथम व्यापारिक कोठी सूरत में लगाई थी। तो फ्रांसीसियों ने सबसे पहले व्यापारिक कोठी कहाँ पे लगाई? सूरत में लगाई। यह भी पांडिचेरी पर कब्जा फ्रांसीसियों ने ही किया था। तो पांडिचेरी पर कब्जा किसने किया था? फ्रांसीसियों ने ही किया था। यहीं पे ब्रिटिश राज का अभ्युदय सबसे पहले 1608 में विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में व्यापार करने के उद्देश्य से आया। व्यापार की अनुमति मिलने के बाद अंग्रेजों ने सूरत और मसूलीपट्टनम में अपनी व्यापारिक कोठी लगाई और व्यापार करना शुरू कर दिया। देखो ये होता था पहले, ठीक है। तो फ्रांसीसी ने पहले व्यापारिक कोठी सूरत में लगाई, फिर पांडिचेरी पर भी कब्जा किया उन्होंने, फिर ब्रिटिश राज का अभ्युदय होता है। सबसे पहले 1608 में विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में व्यापार करने के उद्देश्य से आया और व्यापार की अनुमति मिलने के बाद में अंग्रेजों ने सूरत मसूलीपट्टनम में अपनी व्यापारिक कोठी खोली और यहीं पर इन्होंने व्यापार करना स्टार्ट कर दिया। ओके, चलो नेक्स्ट। फिर धीरे धीरे अंग्रेजों ने भारत के राजाओं की आपसी फूट और विद्वेष का फायदा उठाकर अधिकार करना शुरू किया। इसी कड़ी में अंग्रेजों ने सबसे पहले बंगाल को जीतने का प्रयास किया था। 23 जून 1757 को अंग्रेज सेनापति होते हैं रॉबर्ट क्लाइव, इसके नेतृत्व में प्लासी का युद्ध लड़ा और इस युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया। तो इस तरह से सारे कंसेप्ट आपके बनते हैं, आपको याद रखने हैं। ओके, नेक्स्ट। अंग्रेजों ने फिर 23 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजी सेनापति हेक्टर मुर्नो के नेतृत्व में बक्सर का युद्ध लड़ा और इसमें मीर कासिम को पराजित करके पूरे बंगाल पर कब्जा किया। यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है कि अंग्रेजों ने कब 23 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजी सेनापति हेक्टर मुर्नो के नेतृत्व में बक्सर का युद्ध लड़ा और इसमें मीर कासिम को इन्होंने हराया और फिर पूरे बंगाल पर कब्जा किया। ओके, इस तरह सारे फैक्ट्स आपके यहाँ से निकल कर आते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद में मैसूर के सुल्तान और उसके पुत्र टीपू सुल्तान को युद्ध में पराजित कर मैसूर राज्य पर कब्जा जमा लिया था। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम में 1799 में हुई थी, ठीक है। तो इसके बाद में मैसूर के सुल्तान और उसके पुत्र टीपू सुल्तान को युद्ध में पराजित करके मैसूर राज्य पर कब्जा किया लोगों ने। फिर तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ में श्रीरंगपट्टनम की संधि यहाँ पे की। फिर टीपू सुल्तान की डेथ होती है श्रीरंगपट्टनम में, कब? 1799 में। अब कर लो शासन, लो मर के ही फायदा हुआ तुम्हें, ठीक है। यही बस इनको यही पड़ी रहे, शासन कर लो, ये कर लो, बहुत कर लो। और फिर क्या था, कोई भी कि अब वो उसकी हत्या कर रहा है, वो कर रहा है शासन के लिए, और क्या, यही होता था इन लोगों में। इसके बाद इन अंग्रेजों ने मुगल वंश के शासक शाह आलम को पराजित करके दिल्ली पर कब्जा कर लिया और बाकी के राज्यों पर फूट डालो राज करो की नीति से पूरे भारत में फैल गए। उसके बाद भी अंग्रेजों की बात हो रही है, अंग्रेजों ने मुगल वंश के शासक शाह आलम को भी हरा दिया और फिर इन्होंने भैया दिल्ली पर भी कब्जा किया। ये देखो पूरे इंडिया में कब्जा कर रहे हैं। फिर इन्होंने यहाँ पे क्या काम किया, फूट डालो और राज करो। जो हमारे इंडियन जो व्यक्ति है आपस में इनकी ही लड़ाई, चलो भाई तुम लड़ो और हम शासन करेंगे, यही होता था। इतना दिमाग भी नहीं था उस समय। फूट डालो राज करो की नीति से पूरे भारत में ये फैल गए अंग्रेज, ठीक है। चलो यहाँ से देखो हर एक पॉइंट से क्वेश्चन बनेगा। राज्य हड़प नीति किसके द्वारा लागू की गई? डलहौजी। अब यहाँ से ये कुछ आपके काफ़ी कंसेप्ट वाले क्वेश्चन हैं जिन्हें आपको याद रखने हैं। तो राज्य हड़प नीति किसके द्वारा लागू की गई? डलहौजी। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंक। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। सिखों के पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक देव। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। चलिए अब यहाँ पे देखो,
अब बात करते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा और पुलिस का जनक माना जाता है। तो भैया भारत में सिविल सेवा और पुलिस का जनक माना जाता है किसे? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड वेलेस्ली को बंगाल के शेर के नाम से भी जाना जाता था। यहीं पे लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यहीं पे लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था। तो यहाँ से हर एक लाइन से किस तरह क्वेश्चन बनेंगे? पहला क्वेश्चन इस तरह बन सकता है, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में किसका विभाजन हुआ? बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन किसके शासनकाल में हुआ? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके शासनकाल में हुआ? चेम्सफोर्ड के। और बंगाल के शेर के नाम से किसे जाना जाता था? लॉर्ड वेलेस्ली को। और यहीं पे भारत में सिविल सेवा और पुलिस का जनक किसे माना जाता था? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ठीक है, सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। आगे बढ़े, अब देखते हैं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। तीन टॉपिक्स है जो कि हमारे इसमें कवर होते हैं। 3 टॉपिक्स हमने इसमें कवर किए हैं। अब देखो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। बात करें 1856 में ब्रिटिश हुकूमत ने पुरानी बंदूक ब्राउन बेस बंद करके नई एनफील्ड राइफल बंदूक लेकर आए और इस नई बंदूक में गाय की चर्बी से बनी कारतूस का प्रयोग किया जाता था। यह चर्बी वाला कारतूस ही 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण बना। अब हम यहाँ पे बात करेंगे थोड़ी सी 1857 की क्रांति के बारे में, है ना, कैसे हुई, किस तरह से हुई, क्या रीजन था, ओके, सारी चीज़ें। फिर भैया यहाँ पे 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी से बने कारतूसे को मुंह से काटने से मना कर दिया था। फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार करके 8 अप्रैल 1857 को फांसी भी दे दी थी। ओके, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक थे जो कि बैरकपुर में गाय की चर्बी से बने कारतूसों को मुंह से काटने के लिए इन्होंने मना किया। इस वजह से इन्हें भैया गिरफ्तार कर लिया और फिर बेचारों को फांसी भी। देखो, ये सिर्फ और सिर्फ यही कहने से कि भैया ये गाय की चर्बी से बनी हुई है, इसे मुँह से मत काटिए, इस वजह से इन लोगों ने इन्हें क्या कर लिया भैया? गिरफ्तार कर लिया। ओके, फिर यहाँ पे बात करते हैं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। तो यहाँ से इस तरह क्वेश्चन बनता है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कहाँ से हुई थी, कब हुई थी? तो ये 10 मई 1857 से मेरठ से हुई थी और इसे 1857 के विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इस विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। तो जब 1857 का विद्रोह यहाँ पे चल रहा था उस समय आपसे पूछा जाएगा भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग इसका गवर्नर जनरल था। ओके, चलिए अब कुछ प्रमुख विद्रोही क्षेत्र है और कुछ साइड में इसके नेतृत्व करता है। तो प्रमुख विद्रोही क्षेत्र इधर नेतृत्व करता है। तो दिल्ली में प्रमुख विद्रोही क्षेत्र यहाँ पे बहादुर शाह जफर इसके नेतृत्व करता थे। फिर कानपुर में प्रमुख विद्रोही क्षेत्र यहाँ पे नाना साहब इसके नेतृत्व करता थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल इसके नेतृत्व करता थे। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई इसकी नेतृत्व करता थी। यहीं पे फिर जो है जगदीशपुर है जो कि बिहार में है और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? कुंवर सिंह थे। बरेली में खान बहादुर थे। रानी लक्ष्मीबाई की डेथ 1858 में हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था। तो ये 2 पॉइंट्स में याद रखना है, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई की बात हुई है तो उनके भी बारे में थोड़े तो जानने की हमें कोशिश करनी भी चाहिए और ये जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन रानी लक्ष्मीबाई से भी बन सकता है। तो पहले इनकी डेथ कब हुई थी, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, ये सारी चीज़ें आप याद रखें। फिर यहाँ पे देख लो रानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि स्थल है वो कहाँ पर है? ग्वालियर में है। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका था। क्या था? मणिकर्णिका था। और ये महिला एक महान महिला थी और इनको नमन करते हुए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अब पढ़ेंगे हम ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। भारत के साथ अपने संबंधों की शुरुआत से ही ब्रिटिश जो व्यापारियों के रूप में भारत आए थे और बाद में शासक और प्रशासक बन गए, इनका भारत की आर्थिक और सामाजिक प्रणालियों से शिक्षा, परिवहन आदि पर काफ़ी प्रभाव यहाँ पे पड़ता है। तो यहाँ से इतना क्वेश्चन नहीं बनता है। चलिए हाँ, यहाँ से बनेगा, देखो तो यहाँ से इस तरह बनेगा, अंग्रेजी भाषा का समर्थन किस अंग्रेज ने किया था? तो भैया यहाँ पे मेकाले बड़ी गाली देते होगे तुम लोग जिसपे इंग्लिश नहीं आती, ओके, और इंग्लिश का एग्जाम होता है, पढ़ना होता है, तो भैया बड़ी गाली देते हैं। ये इंग्लिश बनाई किसने है? तो मेकालों को 2 गाली, ठीक है, दे नहीं, जितनी दोस्त को 2 गाली। इन्होंने ही भारत में अंग्रेजी भाषा की शिक्षा चलाई थी और भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 के मेकाले के स्मरण पत्र से पड़ी है।
ठीक है। तो भैया अंग्रेजी शिक्षा चलाने वाले अंग्रेज मेघालय थे, ठीक है। जिससे नहीं आती ना इंग्लिश वो तो यही कहते हैं पता नहीं किसने बनाया है ये सब्जेक्ट इंग्लिश यहाँ पे, और एक मैथ इस पर नहीं आता। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मेघनाकर्ता कहे जाने वाले 1854 में चार्ल्स वुड के डिस्पैच को आधार बनाकर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय और बम्बई की स्थापना 1857 में ही की गई थी। और ये पॉइंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से इस तरह क्वेश्चन बनता है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मेघनाकर्ता कहे जाने वाले कौन थे? चार्ल्स वुड के डिस्पैच थे, ठीक है। और इसे आधार बनाकर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय खोले गए, जो कि कलकत्ता विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय, बम्बई विश्वविद्यालय। यह है आपके कब खोले गए? 1857 की, ठीक है, क्रांति में ही ये है आपके 3 विश्वविद्यालय खोले गए। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब देखिए 1817 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर डफ के साथ में मिलकर कलकत्ता में बहुत ही फेमस हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। तो भैया राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर और अलेक्जेंडर ने इन सब ने साथ में मिलकर कलकत्ता में बहुत ही फेमस हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी 1817 में। यहीं पे राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, किसने की थी, बताइए। ये क्वेश्चन काफी लड्डू है। जब से आप पढ़ना है, आपने पढ़ाई स्टार्ट की है, जब से आप स्कूल में जाते हैं, निरंतर यह है आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने की। राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की? ब्रह्म राज समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज की कब की थी? 1828 में। यहीं पे देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की भी स्थापना की थी। तो भैया तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? ये की थी देवेंद्र नाथ टैगोर ने। कब की थी? 1839 में की थी। ओके, चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं ज्योतिबा फुले। तो भैया सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सत्यशोधक समाज की स्थापना कौन करते हैं? ज्योतिबा फुले करते हैं। यहीं पे प्रार्थना समाज की स्थापना डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने की थी और ये महाराष्ट्र के थे। बहुत बेहतरीन, दोनों बेहतरीन एकदम मस्त वाले कंसेप्ट है। सत्यशोधक समाज की स्थापना करते हैं ज्योतिबा फुले। यहीं पे डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। यहीं पे रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। यहीं पे 1780 ईस्वी में J.A. हिक्की ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित करना आरंभ किया था। तो अब देख लो हर एक लाइन से, हर एक लाइन हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये लाइन पढ़े कि ये छोड़े, ये लाइन पढ़े कि ये छोड़े, ये वाला पार्ट पढ़े कि वो छोड़े, वो पार्ट्स पढ़े कि वो छोड़े। तो भैया छोड़ना कुछ नहीं है। अगर जॉब लेनी है तो निरंतर पढ़ना ही होगा। ओके, चलो और अभी तो हम 30 क्वेश्चन भी करेंगे लास्ट में। भारत में पहला समाचार पत्र बंगाल ही था। डलहौजी के समय में ही प्रथम रेल मुंबई से ठाणे के मध्य 1853 में चलाई गई थी। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अब बना है लाजवाब वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बनता भी है कि प्रथम रेल जो है यहाँ पे अपने भारत में कब और कहाँ किसके मध्य चलाई गई थी? तो ये डलहौजी के समय चलाई गई थी, 1853 में चलाई गई थी। ये रेल मुंबई से ठाणे के मध्य चलाई गई थी। 3 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। भारत में पहला सूती वस्त्र मिल बम्बई शहर में ही स्थापित किया गया था। तो भारत में पहला सूती वस्त्र मिल कहाँ पे स्थापित किया गया था भैया? बम्बई में स्थापित किया गया था। ये भी पॉइंट्स आपको याद रखना है। ओके, चलो इसमें 3 टॉपिक कवर कर रहे हैं हम। फिर यहाँ पे बात करते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था। फिर भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। तो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में। ब्रिटिश सरकार ने 1793 में स्थायी ब्रिटिश बंदोबस्त लागू किया और यहीं पे लॉर्ड मेयो के समय में भारत में प्रथम जनगणना हुई। तो भारत में प्रथम जनगणना हुई किसके शासनकाल में? लॉर्ड मेयो के। और यहीं पे स्थायी ब्रिटिश बंदोबस्त लागू किया गया ब्रिटिश सरकार से 1793 ईस्वी में। ओके, चलो बस ये कंसेप्ट है। एक और है यहाँ पे, फिर हम अपने MCQ करते हैं। लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित
की गई थी। अब देखो यहाँ से वेरी भाई मैं क्या बताऊँ क्या नहीं बताऊँ, मैं क्या कहूँ आपको, क्या मैं ये कहूँ ये इंपॉर्टेंट है, अरे नहीं जो मैंने पीछे पढ़ा है वो इंपॉर्टेंट है, नो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखो यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है, पहले भारत की राजधानी भैया कलकत्ता थी और ये फिर लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में भारत की राजधानी जब कलकत्ता थी इसको दिल्ली में स्थानांतरित किया गया था। ये पॉइंट्स एक इतना बेहतरीन अपने आप में निचोड़ लेके आता है कि वाह वाह बल्ले बल्ले ही हो जाते हैं, ठीक है। फिर है लॉर्ड डलहौजी ने भारत में डाक टिकट रेल तार सेवा की भी स्टार्टिंग की थी। यहीं पे वर्ष 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने पहली टेलीग्राम लाइन कलकत्ता और आगरा के बीच स्टार्ट की थी। क्या बात है भैया, बस अब तो पीडीएफ लेनी होगी। तो भैया इस सेशन में आप देख लो खुद, अगर पीडीएफ नहीं लोगे ना तो कंसेप्ट क्लियर नहीं होने वाला, वरना फिर आप बैठो और एक एक पॉइंट्स को नोट करो, इतना नोट करोगे पूरा दिन निकल जाएगा। तो दिन नहीं निकालना, पीडीएफ लो और अपना पढ़ना स्टार्ट करो। सारी पीडीएफ सीक्वेंस वाइज मैं आपको प्रोवाइड करा देती हूँ। चलिए स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम बेहतरीन तरीके से और फटाफट करेंगे, ठीक है। चलो, मराठों की कराधान प्रणाली से संबंधित युग्म कौन सा था, तो वो था चौथ और सरदेशमुखी। सेकंड क्वेश्चन है स्क्रीन पर, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद सबसे शक्तिशाली देश शक्ति के रूप में कौन उभरे, और भाई मराठे साम्राज्य के बारे में तो बात करें। मुगल साम्राज्य पढ़ा हमने तो पहले वो बहुत पावरफुल था, फिर उसके बाद में सबसे पावरफुल कौन बना, मराठा साम्राज्य बना, फिर इसकी बात होती है। अब देखो यहाँ पे स्क्रीन पे थर्ड क्वेश्चन है, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे चौथ के नाम से इन्हें जाना जाता है, ठीक है। स्क्रीन पर फोर्थ क्वेश्चन है आप सबके सामने, बेहतरीन क्वेश्चन, एकदम मस्त वाला क्वेश्चन है। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी अवस्थित थी कहाँ पे, रायगढ़ में, और ये चीजें हमने आपको थ्योरी में भी कवर कराई है, जो ध्यान से जिसने पढ़ा है तो बल्ले बल्ले है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो स्क्रीन पर 5 क्वेश्चन है, मराठा रानियों में जिसने 1700 ईस्वी के बाद मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया वह कौन थी भैया, वो थी ताराबाई। कौन थी भैया, वह थी ताराबाई। कौन थी भैया, वह थी ताराबाई। ओके, कौन थी, वह थी ताराबाई, क्योंकि इसके जब हस्बैंड इनकी डेथ हो जाती है फिर ये है यहाँ पे राज करती है ताराबाई, और युद्ध भी करती है बेचारी, ठीक है। देखो भाई महिला को भी नहीं छोड़ा, इसके साथ में भी युद्ध करने बस लगे हैं कि हाँ भाई शासन इनसे छीनना है। शिवाजी का वह उत्तराधिकारी जिसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी वह कौन था, वह था ताराबाई। काफी ईमानदार थी, शिवाजी का उत्तराधिकारी था, औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी भैया ताराबाई को। ओके, स्क्रीन पर 7 क्वेश्चन है आप सबके बीच में, काफी बेहतरीन है। किसके समय में मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक बन गया, और वो है बाजीराव के राज में, ठीक है। पढ़े कि नहीं पढ़े हमने सारी चीज थ्योरी में। अच्छा, शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था, तो भैया शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था, भाई सालहेर का युद्ध हुआ था, इसमें ही शिवाजी ने मुगलों को हराया था, और ये चीज हमने थ्योरी में कवर की है। अब स्क्रीन पर 9 क्वेश्चन है आप सबके बीच में, शिवाजी के समय स्वर्णोबद्ध का पद किसको संबंध था, ये था सैन्य प्रशासन को। किसको था, सैन्य प्रशासन को। शिवाजी के समय स्वर्णोबद्ध का पद ये संबंधित है सैन्य प्रशासन से। ओके, स्क्रीन पर 10 क्वेश्चन है, और बढ़ते हैं 10 क्वेश्चन की तरफ। मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधित्व ने किस वर्ष में सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे, और ये किए थे इन्होंने 1782 ईस्वी में। कब किए थे, 1782 ईस्वी में। हर एक लाइन उठा के देख लो, हर एक लाइन से आपको क्वेश्चन मिलेगा, और वहीं से सारी चीजें ये बताई जा रही हैं। फिर भारत में मुगल शासन को खत्म करने का एक बड़ी सीमा तक श्रेय किसे जाता है, वो है मराठों को। जैसे ही मुगल शासन यहाँ पे फिनिश होता है फिर भाई मराठा आते हैं, फिर ये यहाँ पे अपना साम्राज्य चलाते हैं। ओके, यही चलता था इनमें, और क्या। गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत किसने की थी, ये की थी शिवाजी ने। बताओ थ्योरी में की है कि नहीं कि गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत किसने की थी, शिवाजी ने। गुरिल्ला युद्ध के नाम से किसे जाना जाता था, शिवाजी को। ऐसे हमने थ्योरी में पढ़ा कि नहीं पढ़ा, बिल्कुल हमने सारी चीज़ें पढ़ी। शिवाजी को छत्रपति का ताज कब पहनाया गया था, 1674 ईस्वी में। ओके, 13 क्वेश्चन का राइट आंसर है यहाँ पे बी। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीन पर 14 क्वेश्चन है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। छत्रपति शिवाजी महाराज 1674 से 1680 ईस्वी में किस वंश के शासक रहे, तो यह है मराठा वंश के शासक छत्रपति। शिवाजी को किसका नाम दिया गया, फिर छत्रपति का नाम दिया गया था इन्हें। ओके, आगे स्क्रीन पर 15 क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है, बाजीराव प्रथम को। बाजीराव प्रथम को मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है।
आगे देखो स्क्रीन पर 17 क्वेश्चन है, काफ़ी बेहतरीन मस्त यहाँ पे क्वेश्चन है आप सबके बीच में। पुणे कभी किसकी राजधानी के रूप में जाना जाता था, और वो है पेशावरों के। और पेशावर कौन कहलाते थे उस समय में, उनके प्रधानमंत्री होते थे। ओके चलिए, बाजीराव सेकंड 1796 से 1818 ईस्वी में कौन था, एक पेशवा। कौन था, एक पेशवा, एक प्रधानमंत्री था। पेशवा ही प्रधानमंत्री को तो कहते थे उस समय। किस वर्ष में मराठों द्वारा ब्रिटिशों को आत्मसमर्पण कर मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया, जिससे तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध भी समाप्त हुआ, और ये हुआ था 1818 में। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हुई है। मैंने कहा था ना कि भैया डेट पर ध्यान दे लो इनकी। शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता है, तो भैया यहाँ पे शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था, वो है अष्टप्रधान। देखो अष्टप्रधान, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, याद आया कुछ, बिल्कुल याद आना चाहिए बच्चा। भारत में अंग्रेज़ों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के क्या कारण थे, यहाँ पर थे अंग्रेज़ों की बेहतर नौसेना। क्या कारण थे इनके, अंग्रेज़ों की बेहतर नौसेना, यही सफलता का कारण था। काफ़ी अच्छी सेना थी इनके साथ में। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास कहाँ था, और ये था भैया आगरा में। कहाँ पर था, आगरा में। ठीक है, आगे ये तो वही क्वेश्चन है। आगे है 23 क्वेश्चन, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह कहाँ थी, और भैया वह थी हुगली में। कहाँ पर थी, वह थी हुगली में। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीन पर 24 क्वेश्चन है आप सबके बीच में, बिल्कुल। चलिए, वह यूरोपीय समुदाय जिसने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया वह कौन था, वह था पुर्तगाली। भैया पुर्तगाली सबसे पहले आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर फ्रांसीसी आए। ओके, बिल्कुल सब ने लाइन लगाई हुई थी कि अब हम बस भारत पे तो करते रहो कब्जा। भारत में मुद्रणायन लाने वाले प्रथम कौन थे, और भाई ये थे कौन, आपके पुर्तगाली। कौन थे, ये थे पुर्तगाली। चलिए स्क्रीन पर आगे 26 क्वेश्चन है। और बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना कहाँ पर था, वो था चिनसुरा में। कहाँ पर था, चिनसुरा में इन्होंने अपना जो है यहाँ पे किया था। बंगाल में डचों द्वारा, ये भी वही क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं 28 क्वेश्चन की तरफ। और वह शासक जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन था, वह था शाह आलम द्वितीय। ओके, आगे नेक्स्ट है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में होती है, लुई 14वां के शासनकाल में होती है। तो पीडीएफ लीजिए, फिर प्रैक्टिस कर लेना। ओके चलो, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी, वो था मीर कासिम। देखो देखो देखो, जाते जाते मैंने मीर कासिम आपको पढ़ाया था, और मैंने बताया था कि मीर कासिम भैया बिल्कुल लास्ट में क्वेश्चन दिखाऊंगी। मीर कासिम जो बोल दे, जुबान से जो चीज़ निकल के बिल्कुल अवश्य वह चीज़ आपको आपके सामने उपलब्ध अवश्य करानी होती है। तो मैंने जाते जाते कहा था लास्ट में जब थ्योरी थी, यहाँ से क्वेश्चन अवश्य बनेगा। ओके डियर फ्रेंड्स, सो यहाँ पे हमारी थ्योरी क्लासेस एंड हमारे एमसीक्यू आपको कैसे लगे, आपको सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा, सो प्लीज़ आप मुझे बताइए। और बिल्कुल मैं आशा करती हूँ कि सेशन आपको और मेरी मेहनत भी अच्छी लगी होगी। और भैया इतना टाइम हो गया कि 47 मिनट की ये वीडियो हमारे यहाँ पे बनी है, तो बहुत ही बेहतरीन सेशन था। बस अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप सेशन को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं कि नहीं करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है, बाकी आपका मन है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब यहीं पे हम अपनी वाणी को देते हैं विराम, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।